ये जो काफ लीग है और एमक्यूएम है, इसका डिस्ट्रस्ट क्यों है इस वक्त आप लोगों के ऊपर, हुकूमत के ऊपर उनका डिस्ट्रस्ट क्यों है? क्यों नहीं वो आपकी बात को एंडोर्स कर रहे? काफ लीग चीमा साहब हो, मोनिस इलाही हो, परवेज इलाही हो, उनकी स्टेटमेंट हमारे सामने है। इवन कल चीमा साहब ने यह तक कहा कि हमारे साथ अगर निगोशिएशन फवाद चौधरी ने करनी है तो अल्लाह ही हाफिज है फिर पीटीआई का। और जो अभी मैं आपको बता रहा हूं वसीम अख्तर साहब की स्टेटमेंट, वो कह रहे हैं जी 4.25 साल से तो हमारी कोई बात ही नहीं उनके साथ फाइनल हुई, तो उन्होंने हमारी कोई कमिटमेंट ही नहीं पूरी की, तो अब हम उस पर डिपेंड कैसे कर सकते हैं? इसको फिर आप किस पे राय में ले रहे हैं? तो फवाद चौधरी ने जो कॉल ऑन किया था वो अलग बात है। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब उनके साथ मिल चुके हैं, और जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, जिस तरह मैंने कहा ना, कुछ स्टेटमेंट्स हैं, जिस तरह वो शेख रशीद साहब की स्टेटमेंट आ गई, फिर उसका रिएक्शन आ गया, जो कि मैंने जिस तरह शुरू में भी कहा, अनफॉर्चुनेट है इस किस्म की इस वक्त ऐसे हालात में इस किस्म की बयानात से गुरेज करना चाहिए। लेकिन ओवरऑल ऐसा हमारे बिल्कुल ग्रीवेंसेस भी उनके होंगे, लेकिन इतने हद तक ग्रीवेंसेस नहीं है कि वो कोalition छोड़ के जो है वो नो कॉन्फिडेंस में अपोजिशन के साथ पार्टिसिपेट करें। ओके, ठीक है। राना साहब, आपकी तरफ में आता हूं, जरा एमक्यूएम की थोड़ी सी हम बात करें। सर, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं एमक्यूएम की, वो अपेरेंटली कोलाइड करती हैं, उनका टकराव रहता है जो पीटीआई की कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, और उसके अंदर एक जिसकी वजह से एक डिस्कनेक्ट आता है, और कहा यह जा रहा है कि जी हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो हमने जरदारी साहब से मनवानी है, प्रिसाइसली फ्रॉम जरदारी साहब, उसकी एंडोर्समेंट नून लीग देगी और मौलाना देंगे। सर, आप लोग इसमें कोई ब्रिज का किरदार अदा करने जा रहे हैं, या आपको लग रहा है कि अभी ये सिर्फ बातें ही हो रही हैं क्योंकि टाइम स्पैन बहुत थोड़ा है इस वक्त? लेकिन जैसे मैडम ने बड़ी अच्छी बात की, असूल की बात की है, अगर कौम का इंटरेस्ट है, मुल्क का इंटरेस्ट है, मुल्क में ट्रैंक्विलिटी की जरूरत है, इकोनॉमिक एक्टिविटी की जरूरत है, तो सारी कुव्वतें, पॉलिटिकल कुव्वतें मुश्तमिल होकर काम करेंगी तो उसके रिजल्ट निकलेंगे। अगर उनका कोई अश्काल है, और अब ये जो अलायंस बन चुका है एक लिहाज से, और मैं समझता हूँ ये इलेक्शन अलायंस भी बनेगा बाद में, तो कोई इसमें खराब बात नहीं है कि उनको शोर करवाया जाए, और जो भी पार्टी मिलना चाहिए उनकी तसल्ली कराई जाए। अगर उनके जो डिमांड्स जायज़ हैं तो वो मानने चाहिए, और उनकी तसल्ली भी कराई जाए, और उनके साथ कमिटमेंट को पूरा किया जाए। ये ना हो जैसे पहले हुआ है फेडरल गवर्नमेंट के साथ, तो सारे लोग चीखों पुकार कर रहे हैं, अवाम उन्नास चीखों पुकार कर रहे हैं, कोई कमिटमेंट पूरी हुई नहीं। तो मैं समझता हूँ दिस विल बी स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, और अगर ऐसा ही है जैसा आप कह रहे हैं तो फिर इंशाल्लाह कोई इसमें रुकावट नहीं आएगी। जरूर कमिटमेंट देगी मुस्लिम लीग भी और JUI भी, मौलाना फजलुर रहमान भी, क्योंकि आप साथ तो चले हैं तो मेरे ख्याल साथ निभाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, जरा हम बाप पार्टी की तरफ आ जाते हैं। जाम कमाल साहब का ये बड़ा स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट है कि मेरी हुकूमत चल रही थी, बिल्कुल ठीक चल रही थी, कोई इशू नहीं था, मुझे प्रेशराइज किया गया, उसके बाद मैं जब फेडरल गवर्नमेंट में आया तो मुझे ये कहा गया कि तुम बिल्कुल परेशान ना हो, और ये मुझे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कहा गया, लेकिन उसके चंद ही घंटों बाद मेरी हुकूमत बदल दी गई। सो बाप वालों, बाप पार्टी को एक ये बड़ा स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन है टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। ऑपोजिशन के पास क्या है ऑफर करने के लिए बाप पार्टी के लिए? देखिए मंसूर, सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी इत्तेहादी हैं हुकूमत के, मेरे ख्याल में उन्होंने जो डिमांड्स रखी थी अलाइंस बनाने के लिए, मेरे ख्याल में किसी की भी वो डिमांड पूरी नहीं हुई है। सबसे पहले गवर्नमेंट को छोड़ने वाले जो थे वो अख्तर मेंगल साहब थे, जिन्होंने बिफोर इलेक्शन जो उनसे एक अपनी डिमांड्स करवाई थी वो उनकी पूरी नहीं हुई, और सबसे पहले उन्होंने छोड़ा। फिर आहिस्ता आहिस्ता सबके नंबर आते गए, और मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो पार्टी थी इस वक्त बाप पार्टी थी, जो बलूचिस्तान से सपोर्ट कर रही थी। तो मेरे ख्याल में ये हुकूमत की इनकॉम्पिटेंसी है कि जो अपने साथ लोगों को लेके नहीं चल सकी। आपके सामने है जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने 2008 से लेकर 2013 तक कोलेशन गवर्नमेंट चलाई और सबको साथ लेके चले थे। तो मेरे ख्याल में इनकी इनकॉम्पिटेंसी यहाँ पे ही पता चल रही है कि वो जो एक कंटेनर पर खड़े होकर सियासत कर रहे थे, बल्कि वो सियासत तो जानते ही नहीं है, लेकिन जो भी चीज उन्होंने कंटेनर पर खड़े होकर की थी वो समझ रहे थे कि जब वो पार्लियामेंट में आएंगे तब भी वही चीज कर सकेंगे।
तो Okay. उनको जो लाने वाले थे उनको ये याद दिलाना चाहिए था कि आप प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठ चुके हैं, तो अपनी अगर आपकी कोई इज्जत नहीं है तो जिस कुर्सी पे आपको बिठाया गया एटलीस्ट उस कुर्सी की इज्जत रख ले। तो मेरे ख्याल में सब जो इनको लाइफ छोड़ रहे हैं वो इनसे दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी मुंह की खाएंगे। जब ये जो बहुत कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं इनके अपनी पार्टी में ही, पार्टी के अंदर ही पार्टी बन रही है, तो ये पहले अपने लोगों को इकट्ठा कर ले, फिर अलाइज की तरफ और फिर अपोजिशन की तरफ ध्यान दे, पहले अपने लोगों को देख लें। बिल्कुल ठीक है। व्यूअर्स एक ब्रेक लेते हैं जी, और जिस वक्त हम ब्रेक से वापस आते हैं तो अब दो न्यूज़ हैं। एक तो सिनेरियो नंबर गेम की तो हमने बात की कि जिस तरह सिनेरियो चल रहा है, हुकूमत भी बड़ी कॉन्फिडेंट है, अपोजिशन भी बड़ी कॉन्फिडेंट है, और एक है आर्टिकल 63A जिसकी हम लोग मेरे ख्याल में पिछले कोई 72 घंटों से एक डिबेट सुन रहे हैं, लीगल डिबेट, जिसमें ये कहा जा रहा है, जिसमें हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि कोई भी शख्स अगर ऐसा होगा जो वोट डालने जाएगा या अपोजिशन की साइड पर फ्लोर क्रॉसिंग करेगा तो उसको उसी वक्त ही स्पीकर नेशनल असेंबली हटा देंगे एंड ऑल दैट, उसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। लेकिन लीगल फ्रेटर्निटीज़ के ऊपर बड़ा व्यू पॉइंट फ़र्क रखती है। वो कहती है जी वो वोट भी डाल सकते हैं और उसके बाद ये केस जाएगा पहले पार्लिमानी लीडर के पास, वो स्पीकर के पास भेजेगा, फिर ये इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा, फिर इलेक्शन कमीशन इसको डिसाइड करेगा। ये है जो लीगल फ्रेमवर्क है। इसके ऊपर अब पॉलिटिकल पार्टीज का क्यों व्यू पॉइंट है, और अगर नंबर पूरा है तो अपोजिशन को घबराने की क्या ज़रूरत है, और अगर नंबर पूरा है तो हुकूमत को घबराने की क्या ज़रूरत है।